हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेज ऑन जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के लेक्चर में हम सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर क्या होता है। इसमें सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, बैच का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है कि इसमें सीक्वेंसिंग बैच इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को डिस्कस किया है, उसको समझा है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होती है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होने के बाद में सीवेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होने के बाद में सीवेज एफ्लुएंट कहाँ जाता है। जैसे ग्रिड रिमूवल हो गया, ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के बाद में ये जो सीवेज एफ्लुएंट है, ये सीवेज एफ्लुएंट आपका जाएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, पीएसटी में। क्लियर। तो कन्वेंशनल पीएसटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर जो सीवेज एफ्लुएंट था प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद में पीएसटी में आता है, जहाँ पर उसका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में उसका ट्रीटमेंट होता है और जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पर सेटल कर जाते हैं। तो एक तो क्या बनेगी, यहाँ पर स्लज बनेगी, प्राइमरी स्लज, ठीक है, जिसको हम रॉ स्लज भी बोलते हैं, रॉ स्लज। और इसके बाद में जो पीएसटी का एफ्लुएंट है ये फिर फाइनली जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका ट्रिकलिंग फिल्टर में भी हो सकता है, आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की मदद से भी हो सकता है। तो कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम सीवेज एफ्लुएंट को पीएसटी से कहाँ पर भेज देते हैं, एरिएशन टैंक में, एरिएशन टैंक में। और एरिएशन टैंक के बाद में मिक्सिंग और ट्रीटमेंट होने के बाद में यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा और इसके बाद में सीवेज एफ्लुएंट को आगे फर्दर प्रोसीड कर देते हैं किसमें, एसएसटी में, एसएसटी में मतलब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जहाँ पर इस जो यहाँ पर स्लज बनती है उस स्लज को यहाँ से इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की मदद से रिमूव किया जाता है। तो ये है आपकी एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। क्लियर। तो बेसिक यहां पर एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। जो सीवेज एफ्लुएंट आया वो एरिएशन टैंक में है। एरिएशन टैंक सिंपल एक टैंक है जिसमें हम क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं। एरिएशन का कैसे कर सकते हैं, या तो हम कंप्रेस एयर से यहाँ एरिएशन कर सकते हैं, या फिर हम इसमें मैकेनिकल जो भी एजिएटर हैं उनसे, उनकी मदद से एरिएशन कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोला इसको, जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज बनी है इसको एक्टिवेटेड स्लज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाईली एक्टिव नेचर के होते हैं और वो बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि जैसे ही वो ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको फाइनली क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का हम यहाँ क्या करते हैं, रिसर्कुलेशन करते हैं इस तरह से। इसके कुछ पार्ट को हम फिर से एरिएशन टैंक में डाल देते हैं। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है। और इसके बाद में एसएसटी के बाद में जो एफ्लुएंट बनता है, सीवेज एफ्लुएंट, उसको हम केमिकल ट्रीटमेंट या टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। ये था एक कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर जो है ये कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एक मॉडिफिकेशन है। क्या है ये, एक मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या होता है कि आप यहां पर देख रहे हो पीएसटी एक अलग यूनिट में हो रहा है, मतलब जो पीएसटी का जो ट्रीटमेंट है वो एक अलग यूनिट में हो रहा है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एक अलग यूनिट है, यहाँ एरिएशन टैंक एक अलग यूनिट है और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक यहाँ पर एक अलग यूनिट है। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक इस तरह का यूनिट बनाइए जिसमें ये सारे काम एक ही टैंक में हो जाएं, तो सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर एक इस तरह का यूनिट होता है जिसमें पीएसटी का जो वर्क है, पीएसटी का जो वर्क है, एरिएशन टैंक का जो वर्क है और एसएसटी का जो वर्क है वो तीनों ही एक टैंक में हो जाते हैं। ये कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, स्टेज हम अभी देखेंगे थोड़ा सा आगे, इसको विजुअल की मदद से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ आपको पीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ आपको एसएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरऑल बोल सकते हैं कि यहाँ एक ही यूनिट में फाइनली जो सीवेज एफ्लुएंट है उसका कंप्लीट स्टेबलाइजेशन एक ही टैंक में हो जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। अब ये जो है इसका नेचर कैसा होता है, फिल एंड ड्रॉ टाइप का, फिल एंड ड्रॉ टाइप।
इसके लिए कंडीशन होती है। फिल एंड ड्रॉ टाइप से मतलब है कि यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बार हम सीवेज से इसको फिल कर देंगे, एक बार हमने इसको सीवेज से फिल कर दिया और फिर इसको स्टेबलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। सीवेज से फिल करने के बाद में हम इसको स्टेबलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर बॉटम से हम कंप्रेस्ड एयर फ्लो करते हैं, कंप्रेस्ड एयर फ्लो करते हैं जिससे कि इसमें एरिएशन हो जाए। एरिएशन होने के बाद में हम इसको बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए छोड़ देते हैं। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं, थोड़ा बहुत अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने इसको एक बार फिल कर दिया तो इसको हम बोलते हैं वन बैच, इसको हम क्या बोलेंगे, बैच। जैसे ही आप इसको एक बार फिल कर देते हो तो इसको हम बोलेंगे बैच, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार जब सीवेज को ट्रीट करना, मतलब हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमको सीवेज को ट्रीट करना है बिफोर द डिस्पोजल। तो अगर आपको डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट बहुत हाई चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ बैच रिएक्टर्स की यूनिट हम प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से एक यूनिट होने के बजाय कि जैसे ही यहाँ से ट्रीटमेंट होगा फिर फर्दर इसको नेक्स्ट यूनिट में प्रोसीड कर देंगे, फिर जैसे ही यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा फर्दर यहाँ से नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट में हम इसको, मतलब होने का वही है, यही सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर है। पर एक टैंक लगाया, दो टैंक लगाया, तो इस तरह से हम इसकी सीक्वेंसिंग कर देते हैं। तो एफ्लुएंट को हम नेक्स्ट सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर में भेज देंगे, उस टैंक में भेज देंगे, और यहाँ से जो स्लज बनती है उसको हम ड्राइंग बेड्स पर भेज देते हैं। तो ये है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। बैच का मतलब क्या है कि जैसे एक बार इसको फिल किया, इसको हम बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए छोड़ देते हैं, इसका स्टेबलाइजेशन होने के लिए छोड़ देते हैं, और जैसे स्टेबलाइजेशन हो जाता है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। फिल एंड ड्रॉ, फिल एंड ड्रॉ, इस तरह से इसमें सीक्वेंस चलता रहता है। और सीक्वेंस भी क्या कहेंगे, सीक्वेंसिंग किस लिए कहा है, क्योंकि एक से ज्यादा यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं फॉर हायर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहां पर इस पूरी टर्म को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, कि सीक्वेंसिंग का मतलब है यहां पर हम एक से ज्यादा यूनिट हम सीक्वेंस में लगाते हैं, इसलिए सीक्वेंसिंग बोला। बैच का मतलब क्या है, बैच का मतलब होता है कि टैंक को हम एक बार जिस सीवेज एफ्लुएंट से फिल करते हैं उसको एक बैच बोलेंगे। उसके बाद में हम उसको बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए छोड़ देते हैं कि भाई इसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन होती रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करें और उनको डिकम्पोज कर दें और स्टेबलाइजेशन हो जाए यहाँ पर। और रिएक्टर का मतलब है वो यूनिट, ठीक है। तो इस टर्म को पहले हमने समझने की कोशिश की है। सो सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्लियर। तो बेसिक डिफरेंस क्या निकल के आया यहाँ पर, कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में यहाँ पर हर एक ट्रीटमेंट के लिए आपको अलग अलग टैंक की यानी कि अलग अलग यूनिट की जरूरत पड़ती है, जबकि इस वाले केस में सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर में एक ही टैंक में सारे काम हो जाएंगे। तो इस वजह से ये कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एक मॉडिफिकेशन है, बाकी काम तो वही होगा जो आपके एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में होता है। नाउ अब इसको थोड़ा सा विजुअल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके 5 स्टेप लिखे हुए हैं। SBR प्रिंसिपल, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर प्रिंसिपल। तो पहला क्या है, फिलिंग। पहला क्या है, फिलिंग। फिलिंग का मतलब है कि यहाँ पर टैंक को हम क्या कर देंगे, सीवेज एफ्लुएंट से फिल कर देंगे। तो उस टाइम पे वेस्ट वाटर को तो हम अलाउ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो साइन लगे हुए हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे हमने वेस्ट वाटर को तो यहाँ पर अलाउ कर दिया है, लेकिन एयर को अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अभी हम एजिटेशन नहीं करना चाहते। अभी हम इसमें एरिएशन के यहाँ दो चीजें हैं। यहाँ एरिएशन का अगर पर्पस देखें यहाँ पर तो 2 पर्पस निकल के आएंगे आपको, कि एक तो यहाँ पर उसकी प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाए, जो माइक्रोब्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रॉपरली कांटेक्ट में आ जाए बाय द मिक्सिंग, और एरेशन करने से इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन रहे, जिससे कि इसमें एरोबिक कंडीशन बनी रहे, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड फेज में क्या है, यानी कि सेकंड स्टेप में हम करते हैं एरिएशन। तो उस टाइम पे हम वेस्ट वाटर को तो अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि आप फिलिंग कर चुके हैं। तो उस केस में आप फिलिंग कर चुके हैं, तो उसके बाद में हम वेस्ट वाटर का जो भी डिस्चार्ज है टैंक में नहीं देंगे। उस टाइम पे हम करेंगे एरिएशन, ठीक है। एरिएशन करने के बाद में क्या होगा, एरिएशन से क्या होगा कि ये जो माइक्रोब्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर हैं वो प्रॉपरली कांटेक्ट में आ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से एजिटेशन हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी, और उसके बाद में हम उसको फर्दर रिएक्शन के लिए छोड़ देंगे। तो रिएक्शन क्या हो गया, बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन को अपन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हर बायोलॉजिकल यूनिट में बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी। और बायोलॉजिकल रिएक्शन 2 तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप एरोबिक कंडीशन मेंटेन रखोगे, इसलिए यहाँ पर एरोबिक बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी, जिसमें माइक्रोब्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन। अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ बायोमास बनेगा।
अब बायोमास मतलब स्लज बनेगी, तो स्लज की यहाँ पर सेटलिंग होने के लिए कुछ टाइम देंगे कि वो फिर रिएक्शन होने के बाद में जो बायोमास बनेगा वो धीरे धीरे उसमें सेटल करेगा, और सेटल करने के बाद में है डिकेंटिंग। डिकेंटिंग का मतलब है कि जो स्लज है उसको बाहर कर दीजिए, और जो सीवेज एफ्लुएंट है उसको या तो नेक्स्ट सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर यूनिट में भेज दीजिए, या फिर वो प्रॉपरली ट्रीट हो चुका है तो आप उसको डिस्पोज भी कर सकते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। ये इसका कंसर्न था। तो किस किस केस में हम एयर को और वाटर को अलाउ कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट स्टेप में फिलिंग में हम केवल वाटर को अलाउ करते हैं, एयर को अलाउ नहीं करते। पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सेकंड, एरिएशन के टाइम पे हम वेस्ट वाटर को अलाउ नहीं करते हैं, एरिएशन करते हैं। थर्ड स्टेप रिएक्शन में, फोर्थ स्टेप और डिकेंटिंग स्टेप मतलब फिफ्थ स्टेप में, 3, 4, 5 इन तीनों स्टेप्स में हम ना तो वाटर को अलाउ कर रहे हैं ना एयर को अलाउ कर रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट स्टेप के बाद में कोई ट्रीटेड सीवेज नहीं निकलेगा यहाँ से, ना ही सेकंड के बाद में। ट्रीटेड सीवेज जो है वो फाइनल कंसर्न के बाद में आपका आएगा। ट्रीटेड सीवेज जो है वो फाइनल कंसर्न के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है आपका सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर का प्रिंसिपल। अब थोड़ा सा इसको हम विजुअल की तरफ या विजुअल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो स्टेप्स आपके समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। अब हमको ये देखना है कि ये स्टेप्स किस तरह से वर्क करेंगी, थोड़ा सा इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो आपको पता लग जाएगा। अभी देखिए, तो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट केस में हम इस सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर को, यूनिट को जो है, टैंक को जो है उसको फिल कर रहे हैं। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, केवल हम इसको फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको ये टैंक नजर आ रहा है उसमें हम सीवेज एफ्लुएंट से इसको फिल कर रहे हैं। नीचे जो कंप्रेस एयर के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है, अभी तक हमने कंप्रेस एयर को फ्लो नहीं किया है। तो फर्स्ट स्टेप फिलिंग में हम क्या कर रहे हैं? रॉ वेस्ट वाटर इज इंट्रोड्यूस इन रिएक्टर एंड मिक्स विथ बायोमास फॉर बायो रिएक्शन। तो मिक्स करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी हम केवल फिलिंग कर रहे हैं। Here aeration stops and mixer are turned on to provide anoxic condition for denitrification. डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फिलिंग में जितना टाइम हमारा टोटल 5 स्टेप्स में लगता है, टोटल साइक्लिक टाइम का फिलिंग में कितना चला जाता है? तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ फुल साइकिल टाइम फिलिंग में 25% लग जाता है। मान के चलिए कि आप 10 घंटे पूरी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उस 10 घंटे का 25% जो है वो फिलिंग में लग जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या किया है, ये जो आपको यहाँ पर ये जो रॉड जैसा एक इक्विपमेंट नजर आ रहा है, ये डिकेंटर। तो फिलिंग करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, और जब विड्रॉ करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। डिकेंटर की मदद से हम इसको विड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको फिल किया। अब फिल करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होगी हमारी, दैट इज मिक्सिंग। तो उस मिक्सिंग के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से कंप्रेस एयर को फ्लो करेंगे। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्रेस एयर को फ्लो करेंगे। तो एक बार देखेंगे हम आप, और इससे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए इसके विजुअल की मदद से इसको पूरी तरीके से कोशिश करना कि समझ में आए। तो यहाँ पर एरोबिक कंडीशन रहेंगी। देखिए एरिएशन। अब एरिएशन के केस में हमने क्या किया, यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर की मदद से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एरिएशन कर रहे हैं। तो ये एरिएशन जो है इसका हम देखेंगे, एरिएशन इज यूज्ड फॉर बीओडी रिमूवल एंड नाइट्रिफिकेशन। बीओडी रिमूवल एंड नाइट्रिफिकेशन, तो 2 बार पॉइंट आ चुका है, एक डीनाइट्रिफिकेशन और एक नाइट्रिफिकेशन। थोड़ा सा अभी समझेंगे इस स्टेप्स को समझने के बाद में। नाउ टाइम की अगर हम बात करें तो एज हाई एज 50% ऑफ द टोटल साइकिल टाइम, और टिपिकली अराउंड ये होता है 35%, ठीक है। एज हाई एज मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 50% तक ले जा सकते हैं इसको, लेकिन टिपिकली ये 35% तक रहता है। क्लियर? तो एरिएशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपके अंडर जो पाइपिंग सिस्टम लगा हुआ है कंप्रेस एयर के लिए, वहाँ पर हम कंप्रेस एयर को अलाउ कर रहे हैं सीवेज एफ्लुएंट के साथ में। अब देखिए थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर माइक्रोब्स जो हैं वो किस पर अटैक कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक कर रहे हैं और उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में ये यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो इसमें टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी कि टाइम ऑफ रिएक्शन में कितना लगेगा, यहाँ पर 20 to 25% ऑफ द टोटल साइकिल टाइम। क्लियर? फॉर नाइट्रिफिकेशन एरोबिक रिएक्शन टाइम इज 1 to 3 आवर्स। टोटल एरोबिक नाइट्रिफिकेशन जो है वो लगभग आपका कितने देर में हो जाएगा, यहाँ पर 1 to 3 आवर्स। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से माइक्रोब्स जो हैं
वो ऑर्गेनिक मैटर पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इनको बार बार डिस्कस नहीं करना पड़े, इस तरह से आपको समझना है, और ना ही आपको बार बार रिपीट करना पड़े कि भाई ये सब माइक्रोब्स इस तरह से अटैक कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है सेटलिंग। तो सेटलिंग के केस में अब क्या है, जो डिकम्पोज्ड बायोमास बना है उसको वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। तो सेटलिंग में टाइम कितना लगेगा, 15 से 20% ऑफ द टोटल साइक्लिक टाइम। तो इस तरह से आपका जो रॉ सीवेज है वो क्या हो गया है, ट्रीट हो गया है। अब लास्ट वन है आपका डिकेंटिंग। तो डिकेंटिंग में क्या कर रहे हैं हम, डिकेंटर की मदद से सीवेज एफ्लुएंट को फर्दर क्या कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। हो सकता है कि आपकी यहाँ पर नेक्स्ट सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर हो सकता है, तो उसमें भेज सकते हैं, या फिर आपकी जैसी डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है अगर यहाँ से अचीव हो जाती है तो उस केस में फिर हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो द क्लियर ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज डिकेंटेड एज फाइनल एफ्लुएंट and a swing or telescopic type decanter is used to remove the clarified supernatant liquid from the tank. Supernatant liquid क्यों बोलते हैं इसको, इसमें भी हाईली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ट्रीटेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। नाउ अगर टाइम देखें यहाँ पर, तो डिकेंटिंग का जो टाइम है इट इज़ ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल साइक्लिक टाइम। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपने देखा ये आपके समझ में आना चाहिए। चलिए, अब जो यहाँ पर आपको बताया था कि नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपने इसको सीवेज में डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजीनियस मैटर होता है, नाइट्रोजीनियस मैटर जो है, अब नाइट्रोजीनियस मैटर मतलब टोटल नाइट्रोजन की अगर बात करें कि वाटर में टोटल नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, किस किस फॉर्म में हो सकती है, तो मैं सबसे पहले बात करूं कि यहाँ पर ये अमोनिया फॉर्म में हो सकती है या अमोनियम आयोनिक फॉर्म में हो सकती है, पहली बात। दूसरा है यहाँ पर ये नाइट्राइट एंड नाइट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है। एंड लास्ट वन है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान के चलिए ऑर्गेनिक मैटर है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर में भी क्या हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। तो ये है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये कौन सी है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो इस होल कंपाउंड को, इस पूरे अमाउंट को हम बोलते हैं टोटल नाइट्रोजन। इस पूरे अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, टोटल नाइट्रोजन। क्लियर, इस पूरे अमाउंट को हम बोलते हैं टोटल नाइट्रोजन। सो दिस इज द टोटल नाइट्रोजन, दिस इज टोटल नाइट्रोजन। क्लियर, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर अमोनिया या अमोनियम फॉर्म में प्लस नाइट्राइट और नाइट्रेट, इसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक अमोनिया। अब इस पूरे कंपाउंड को मिला के हम बोलते हैं टोटल नाइट्रोजन। इस तरह से ये वाटर में अवेलेबल हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कोई भी नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका डिकम्पोजिशन किस तरह से होगा। तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर अटैक करेंगे नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, और यहां पर अमोनिया लिबरेट होगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया है अमोनिया लिबरेट हो रही है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझेंगे, अमोनिया यहां पर लिबरेट हो रही है। तो अमोनिया लिबरेशन के बाद में जो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका पार्शियली डिकम्पोजिशन हुआ है, अभी फुली ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। इसमें ऑक्सीजन इसमें क्या ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, ऑक्सीजन यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रही है। और कौन से बैक्टीरिया इस पर अटैक कर रहे हैं, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया जो हैं वो इस पर अटैक कर रहे हैं। सो अमोनिया रिलीज हुई, अमोनिया रिलीज होने के बाद में यहां पार्शियली डिकम्पोजिशन कंडीशन बनी, और उस केस में आपके बने हैं नाइट्राइट। क्या बने हैं यहां पर, नाइट्राइट। ठीक है, यहां पर अभी बने हैं आपके नाइट्राइट। इन नाइट्राइट्स पे फर्दर फिर से जो नाइट्रोबैक्टर है वो अटैक करेंगे, और नाइट्रोबैक्टर अटैक करके इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नाइट्रोबैक्टर्स ने
नाइट्रोबैक्टर ने इन पे अटैक किया और नाइट्रोबैक्टर ने इन पे नाइट्राइट पे अटैक किया और इसको नाइट्रेट में बदल दिया। किस में बदल दिया? नाइट्रेट में। नाइट्रेट में इनको कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये ओवरऑल प्रोसेस जो है नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से नाइट्राइट में जो कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। ऑक्सीजन अभी तक पार्टिसिपेट कर रही है, एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक डिकम्पोजिशन हम देख रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? नाइट्रिफिकेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोल रहे हैं। यहां पर कौन थे? यहां पर थे आपके नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, यहां है आपके नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है, ये इन दोनों का जो नेचर है ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया हैं ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। तो आपको इसको अपने हाथों से खुद से लिखना है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉपिक हैं जो नाइट्रिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज आर दी बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये होंगे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दूसरी बात कि भाई और नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है, तो नाइट्रोसोमोनस उसका नाम होगा। दूसरी बात, जो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा, किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ये दोनों जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद में कई बार क्या होता है कि इसका डिकम्पोज बायोलॉजिकल रिएक्शन है, तो इसका यहां पर डीनाइट्रोबैक्टर जो होते हैं, ठीक है ना, यहां पर बैक्टीरिया जो है इस पे अटैक करेंगे। इस पे अटैक करके ये बैक्टीरिया है, इसने इस पे अटैक किया और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? नाइट्रोजन में। इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर जो डीनाइट्रिफिकेटर हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? थायोबैसिलस, माइक्रोकोकस, इस तरह से इनके नाम हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेट से नाइट्रोजन में जो कन्वर्जन है इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें जो बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, जो बैक्टीरिया का नेचर होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेट्रोटॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर? तो यहां पर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का फाइनल कन्वर्जन हुआ नाइट्रेट में। नाइट्रेट को फिर डीनाइट्रिफिकेटर ने किस में चेंज कर दिया है? नाइट्रोजन गैस में, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। या फिर ये नाइट्रोजन जो है या तो प्लांट कंज्यूम कर लेंगे इसको, या फिर इस तरह से ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो यहां पर इन दोनों को कौन यूज कर लेते हैं? प्लांट। प्लांट को कौन कंज्यूम कर लेगा? एनिमल। और ऑन डेथ ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजीनियस। ऑन डेथ ये फिर से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस जिसमें हमने नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज होते हुए देखा है, और उसमें कैसे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है और कैसे डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पर हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो हैं, जैसे जो डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो। थायोबैसिलस उसका एक नाम है, माइक्रोकोकस उसका एक और बैक्टीरिया टाइप है, मतलब ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अब इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये था आपका डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। क्लियर? अब इसके बाद में आपको ये जरूरी समझना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो ये जो आपने अभी देखा विजुअल में कि भाई जो प्रिंसिपल है एसवीआर में, उसमें 5 स्टेप्स होती हैं: फिलिंग, एरेशन, रिएक्शन, सेटलिंग एंड डिकेंटिंग। समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे इसको हमको समझना है थोड़ा सा और लिखना है। ये भी आप फ्लो डायग्राम समझ चुके हो
कि फिलिंग के टाइम पे क्या होता है, रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें फिल एंड ड्रॉ टाइप चलता रहेगा। पहले हम फिल करेंगे, फिर उसको विड्रॉ कर देंगे, पहले फिल करेंगे, फिर विड्रॉ कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, 5 स्टेप इन्वॉल्व होंगी और ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एक मॉडिफिकेशन है। क्लियर? तो एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलिंग, रॉ वाटर इज इंट्रोड्यूस इनटू द रिएक्टर, हम बात पढ़ चुके हैं इसको बिल्कुल। मिक्स विथ बायोमास फॉर बायो रिएक्शन, हेयर एरिएशन स्टॉप्स एंड मिक्सर आर टू प्रोवाइड एनॉक्सिक कंडीशन फॉर डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब इस डीनाइट्रिफिकेशन को भी हम क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। नाउ टाइम ऑफ फिलिंग इज 25% ऑफ द टोटल साइकिल टाइम। इसी तरीके से एरिएशन, रिएक्शन एंड सेटलिंग। एरिएशन इज यूज फॉर बीओडी रिमूवल एंड नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होगा एज हाई एज 50% ऑफ टोटल साइक्लिक टाइम इसमें होता है एरिएशन में। टिपिकली अराउंड कितना होता है, 35%। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन में एरोबिक बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा बाय द माइक्रोब्स। ठीक है। सो टोटल साइकिल टाइम जो है रिएक्शन में, रिएक्शन का जो टाइम है वो टोटल साइक्लिक टाइम का 20 to 25% होगा। फॉर नाइट्रिफिकेशन एरोबिक रिएक्ट टाइम जो है इट इज ऑलमोस्ट 1 to 3 आवर्स। नाउ सेटलिंग, टाइम ऑफ सेटलिंग जो है, अब सेटलिंग क्यों कर रहे हैं, जो बायोमास बना है उसको सेटल करने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टाइम ऑफ जो सेटलिंग है वो है 15 to 20% ऑफ टोटल साइक्लिक टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द SBR सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। ज़्यादा हम उसमें जाएंगे नहीं। डिकेंटिंग इसकी फाइनल स्टेज है। द क्लियर treated waste water is decanted as final effluent. Now a swing or telescopic type decanter is used to remove the clarified supernatant liquid from the tank. टाइम की अगर हम बात करें डिकेंटिंग में कितना टाइम लगता है, इट इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल साइक्लिक टाइम। क्लियर? तो इस तरह के सारे पॉइंट जो आपने डिस्कस किए आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं स्टेप से पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा कि स्टेप्स को आप बिल्कुल ही रट के रखें, पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो फाइनल है यूनिक फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिक फीचर ऑफ SBR, यूनिक फीचर ऑफ SBR। तो जैसा आपने डिस्कस किया है कि भाई ये जो है ये मॉडिफिकेशन है किसका, कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, और इसमें सारे जो प्रोसेस हैं वो एक ही टैंक में हो जाती है, इसलिए हमको यहाँ पर ये एक यूनिक फीचर देखने को मिलेगा। सो यहाँ सबसे पहला है, और देखिए इसमें रिटर्न स्लज की कोई बात नहीं की थी हमने, जो स्लज बन रहा था उसको हम वापस टैंक में नहीं भेज रहे थे, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर रिटर्न स्लज की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो नो नीड ऑफ रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा क्या था, नो नीड ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक, PST की भी जरूरत हमको नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है। तो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ SBR। नाउ टिपिकल आउटलेट परफॉर्मेंस। SBR का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब जो एफ्लुएंट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मतलब ट्रीट होने के बाद में उसमें क्या क्या बचेगा। सो BOD जो है मिलीग्राम पर लीटर में लेस देन 10। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। फैकल कॉलीफॉर्म्स रिमूवल की अगर हम बात करें लॉग यूनिट पे, तो फैकल कॉलीफॉर्म्स जो होंगे वो अप टू 3 to 4 लॉग यूनिट पे उसकी वैल्यू होगी। टोटल नाइट्रोजन जो है वो लेस देन 10 मिलीग्राम तक हो जाती है। टोटल फॉस्फोरस जो है वो लेस देन 2 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकता है। ऑयल एंड गैस रिमूवल भी होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर। एंड pH कहाँ पर मेंटेन होगी, pH होगी उसकी 6.5 to 8.5। सो दिस इज द ऑल अबाउट सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। आई होप कि आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें आपने बहुत ही क्लियरली देखा है कि किस तरह से वर्क करता है एक सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।